संत ने सुसाइड क्यों किया, ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए इंदौर में रखा गया है, जहां लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े भक्त भय्यू जी का पार्थिव शरीर देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। अंतिम दर्शन के बाद इंदौर के सयाजी धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ आपको साफ कर दें कि कल दोपहर में भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तमाम भक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पहुंच रहे हैं। ये भीड़ भावुक हो रही है और ये सारे के सारे भक्त अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। भय्यू जी महाराज जिनका तमाम राजनीतिक दलों, तमाम राजनीतिक क्षेत्र के साथ आध्यात्मिक में भी बड़ा दखल था और लोग उनको मानते भी बहुत थे। उन्होंने कल आत्महत्या कर ली अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से, और ये साफ वहां पर लिखा कि वो तनावग्रस्त हैं। सवाल यहां पर यह उठता है, जो परिवार वाले भी कह रहे हैं कि जो लोगों को तनाव दूर करने के तरीके बताता था, जो लोगों को अपने प्रवचन से तनाव दूर करवा लेता था, वो खुद कैसे तनाव में था, क्या वजह थी? और भक्त भी यही सवाल उठा रहे हैं लगातार। एहतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। एहतियाब, भय्यू जी महाराज के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई अपने को खुद को रोक भी नहीं पा रहा है वहां पर। बिल्कुल राजीव, मैं ताजा अपडेट देना चाहूंगा कि इस वक्त यहां आप देख सकते हैं कि सूर्योदय आश्रम के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए। अपने गुरु के, अपने संत के अविरल आंसुओं की धारा देखी है मैंने यहां लोगों के आंखों में, कि वो इस भावना के साथ यहां पहुंचे हैं कि आखिरी बार अपने संत के दर्शन कर सके। राजीव, मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी मौजूद है और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के ओएसडी श्रीकांत भारती जी भी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले एक सवाल मनीष जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज का पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल ऑरा किस तरह का रहा, और साथ के साथ आज यहां कौन कौन वीआईपीज जो है महाराष्ट्र से पहुंचने वाले? देखिए, अगर बहुत संक्षिप्त में कहूं एहतियात, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्योदय आश्रम का सूर्यास्त हो गया। उदय सिंह देशमुख भय्यू महाराज के नहीं रहने पे आप ये समझिए कि जिस तरह से जो आभा मंडल और प्रकाश था, आज वो अस्त सा हो गया है। और जहां तक आपने उनके राजनीतिक जीवन और राजनीतिक रसूख की बात की है, तो हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के खासतौर पर प्रतिनिधि आए, जो कि मुख्यमंत्री इस समय विदेश दौरे पर हैं, देवेंद्र फडणवीस नहीं है। उन्होंने खासतौर पर भय्यू महाराज के करीबी भी रहे हैं श्रीकांत भारती, ये खुद आए, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके मुखारबिन से सुने कि आखिर ये यहाँ क्यों आए और भय्यू महाराज का रसूख और राजनीति में वजूद क्या था। श्रीकांत जी, मैं यही सवाल मनीष भाई का सवाल दोहराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भय्यू जी महाराज का राजनीतिक रसूख किस तरह का रहा, और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर और पूरी सरकार के साथ में उनका समन्वय कैसा? सच तो ये है कि श्रद्धेय भय्यू महाराज जी का जो महाराष्ट्र से लगाव था, वो केवल राजनीतिक नहीं था, वो केवल सरकार और प्रशासकीय लोगों से नहीं था। महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में महाराष्ट्र के आम आदमियों ने भी उनका बहुत अच्छा काम था। प्रमुखता से जितने भी आत्महत्याग्रस्त किसान थे, उनके बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और महाराष्ट्र के गौर, गरीब, दीन, दलित, शोषित, पीड़ित सामान्य आदमी के लिए उनके सूर्योदय संस्था की ओर से जो गुरुजी ने काम किया है, वो बहुत ही युवाओं को प्रेरणादायी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बार भय्यू महाराज जी के बारे में उनका राजनीति के अलग अलग पार्टी के नेता से संबंध हो या अलग अलग क्षेत्र के बड़े लोगों से संबंध हो, इसकी चर्चा होती, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये मानता हूं कि उन्होंने पानी में जो महाराष्ट्र में काम किया है, उन्होंने जो आश्रम निकाले हैं गरीब बच्चों के लिए, वो जो काम है वो बहुत पुण्यप्रद काम है। मौजूदा सरकार के साथ में किस तरह के संबंध रहे? और श्रीकांत भाई, सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि महाराष्ट्र में अगर किसी तरह का राजनीतिक संकट होता है तो वो संकट मोचक के रूप में सामने आते थे। मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में उनके अक्रॉस द पार्टी सभी लोगों से अच्छे संबंध थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी की रेखा उनको नहीं बांधती थी, क्योंकि उनका राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का जो नजरिया था वो अक्रॉस द पार्टी था, पार्टी के परे था, इसलिए उनके सब लोगों से संबंध थे। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में ये आवश्यकता है कि आदमी स्पिरिचुअल कनेक्ट हो। मैं लगता हूं कि इस मायने में उनका संबंध सब लोगों से बहुत अच्छा था। स्पिरिचुअलिटी और राजनीति दोनों का समन्वय था। मनीष भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें या समूचे देश की बात करें, चाहे अन्ना हजारे के आंदोलन की बात करें, अन्ना जी के साथ में भी काफी करीबी रहे। अन्ना जी ने कल उन्होंने एक कमेंट दिया था कि वो बेहद करीबी थे उनके।
देखिए एहतियात जी, अन्ना हजारे का जब 2011 में जो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उस समय सबसे करीब अगर भैयू महाराज के साथ उस आंदोलन को कोई देख रहा था, कोई समझ रहा था और कोई जानने की कोशिश कर रहा था तो वो मैं था। जब मैंने उन्हें ये देखा कि उनका समाज और अध्यात्म को लेकर जो आपने अभी प्रश्न किया कि आखिर वो समन्वय कैसा हो, तो एक सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ चीजों को आगे बढ़ाना, ये भैयू महाराज की पहचान थी। और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हाल ही में गांधी जी की जयंती जो मनाई जाने वाली है, जो समारोह होने वाला है, उसमें उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मोदी का हमारे कॉन्क्लेव में कही, मोदी लेके प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हाल ही में गांधी जी की जयंती जो मनाई जाने वाली है, जो समारोह होने वाला है, उसमें उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मोदी का हमारे कॉन्क्लेव में कही, नरेंद्र मोदी के 2012 के सद्भावना उपवास को तोड़वाने वाले भैयू महाराज, प्रतिभा पाटिल खास तौर पे उनसे मिलने राष्ट्रपति बनने के बाद यहां आती है। तो आप ये समझिए, शरद पवार हो, यानी देश के ऐसे किस बड़े नेता का नाम आप लें और उसका सरोकार या उसका जुड़ाव भैयू महाराज से ना हो, मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने उनके लगभग 1.5 दशक से ज्यादा के पुराने रिश्ते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो सबको जोड़े रखने की कल्पना के साथ, ऐसी उम्मीद के साथ कि समाज में समरसता बनी रहे, समाज में सेवा आप सही कहा मनीष जी ने। हमारे पॉलिटिकल एडिटर की सूर्योदय आश्रम है, उसका आज सूर्यास्त हो गया। जनता और नेताओं सब उनको एक समान मानते थे, सबके लिए, सबके दिलों में उनके लिए श्रद्धा भाव था। बहुत शुक्रिया हमको इस तमाम जानकारी के लिए। अब